जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इंडियन इकोनॉमिक्स के इम्पॉर्टेंट 100 क्वेश्चनों को इस वीडियो में हम कवर करेंगे, जो आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। जो रिपीटेड क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को इस वीडियो में कवर करेंगे हम। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, आपको आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा ये वीडियो। निम्न में से अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। दोस्तों, अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है एडम स्मिथ को। किसको माना जाता है? एडम स्मिथ को माना जाता है। और दोस्तों, जो एडम स्मिथ की मुख्य पुस्तक है द वेल्थ ऑफ नेशन। दोस्तों, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो याद रखना कौन है? एडम स्मिथ हैं। ठीक है, द वेल्थ ऑफ नेशंस। ठीक है, ये पुस्तक याद रखना, द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो एडम स्मिथ हैं, जिन्हें अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन, व्यष्टि अर्थशास्त्र के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य है। दोस्तों, जो अर्थशास्त्र है उसको दो भागों में डिवाइड किया रैगनर फ्रिस्क ने, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। तो जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है, अर्थ के अंतर्गत व्यक्तिगत अध्ययन किया जाता है। ये बिल्कुल सही है कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है उसके अंतर्गत क्या किया जाता है? व्यक्तिगत अध्ययन किया जाता है। इसमें किसी व्यक्ति की आय व्यय की गणना की जाती है, ये भी सही है। बेरोजगारी की गणना की जाती है, ये गलत है दोस्तों, क्योंकि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत की जाती है। और व्यष्टि अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को माना जाता है, ये भी सही है। तो देखो, एक चीज़ यहाँ पे याद रखना, अगर पूछे व्यष्टि अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है तो वही एडम स्मिथ, जिन्हें क्या कहा था मैं थोड़ी देर पहले, अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है, जिनकी प्रसिद्ध पुस्तक मैंने कहा द वेल्थ ऑफ नेशंस है। ठीक है, और व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब क्या हो गया कि जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत या छोटी लेवल पर क्या किया जाता है? अर्थशास्त्र की गणना की जाती है, या किसी परिवार की आय व्यय की गणना की जाती है, वो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, समष्टि अर्थशास्त्र के संबंध में असत्य है। दोस्तों, जो समष्टि अर्थशास्त्र है, समष्टि अर्थशास्त्र के संबंध में यह पूछ सकता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के संबंध में सत्य है। ठीक है, तो दोस्तों, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के संबंध में सत्य है, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तिगत अध्ययन किया जाता है, यही इसका गलत हो गया है। मैंने कहा था कि व्यक्तिगत अर्थ अध्ययन जो किया जाता है वो किसके अंतर्गत किया जाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत, या माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलो, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, इसमें राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, बिल्कुल सही है। यानी बड़े पैमाने पर इकोनॉमिक्स का अध्ययन किया जाता है, इकोनॉमी का अध्ययन किया जाता है। बेरोजगारी की गणना की जाती है, ये भी सत्य है। समष्टि अर्थशास्त्र के जनक जेएम किन्स को माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि समष्टि अर्थशास्त्र का जनक या मैक्रो इकोनॉमिक्स का जनक, फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स किसको कहा जाता है? जेएम किन्स को कहा जाता है। ठीक है, किसको? जेएम किन्स को कहा जाता है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, अब वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है? दोस्तों, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है वो प्राथमिक क्षेत्र को कहा जाता है। किसको? प्राथमिक क्षेत्र को कहा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा लोगों को क्या देता है? रोजगार उपलब्ध कराता है। सबसे ज़्यादा लोगों को क्या करता है? रोजगार उपलब्ध कराता है। इसलिए प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहते हैं? भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहते हैं। या इसी प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कृषि क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कृषि, वन, पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन, खनन, ये सारे प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। दोस्तों, सारे क्वेश्चन पहले आ रखे हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से सम्मिलित कौन सा नहीं है? मैंने कहा वन है, खनन है, मुर्गी पालन है, परिवहन नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये परिवहन जो है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तृतीयक जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत आता है।
अगला क्वेश्चन, निम्न में से द्वितीय क्षेत्र के संबंध में सत्य है। दोस्तों जो द्वितीय क्षेत्र है उसके संबंध में सत्य है, इसे विनिर्माण क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। पूछा जा सकता है कि विनिर्माण क्षेत्र किसे कहा जाता है, तो द्वितीय क्षेत्र को कहा जाता है। औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है, अगर पूछा जाए औद्योगिक क्षेत्र किसको कहा जाता है, तो द्वितीय क्षेत्र को कहा जाता है। अंतर्गत विद्युत, जल, गैस आदि सम्मिलित हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो उपरोक्त सभी कथन क्या हो जाएगा, सत्य इसका आंसर हो जाएगा। देखो अगर पूछा जाए विद्युत, जल, गैस आदि क्या है, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जिसे विनिर्माण क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत की जीडीपी समझते हो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है। दोस्तों जो भारत की जीडीपी में जो सर्वाधिक योगदान है, आगे मैं बता दूंगा, जीडीपी की फुल फॉर्म आएगी, जीडीपी निकालने की विधियां आएंगी, ये सारी आएंगी, कि सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है, तो दोस्तों वो क्षेत्र है तृतीय क्षेत्र। और इसी तृतीय क्षेत्र को याद रखना, हम हर बार ये नहीं कि तुम पढ़ के गए तृतीय क्षेत्र और वहाँ इस तरीके से ऑप्शन आ गए, जो ये तृतीय क्षेत्र है इसी को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। ऑप्शन बी, इसको क्या कहा जाता है, सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, क्योंकि भारत की जीडीपी में लगभग 54% का योगदान रहता है तृतीय क्षेत्र का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, तो दोस्तों सम्मिलित नहीं है कौन सा, होटल किसके अंतर्गत है, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उद्योग धंधे तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। परिवहन तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, जो क्या है, बैंकिंग तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत, तो कौन सा, अच्छा उद्योग, यार उद्योग धंधे क्या नहीं आएगा, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आएगा, क्योंकि मैंने कहा था जो द्वितीय क्षेत्र है इसे औद्योगिक क्षेत्र या विनिर्माण क्षेत्र भी कहते हैं, इसलिए जो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है, कौन सा नहीं है, ऑप्शन सी उद्योग क्षेत्र को नहीं रखा गया, क्योंकि उद्योग क्षेत्र क्या है, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस क्षेत्र को नॉलेज सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों जो नॉलेज सेक्टर के नाम से जाना जाता है, चतुर्थ क्षेत्र को जाना जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के चतुर्थ क्षेत्र को नॉलेज क्षेत्र कहते हैं, और इस क्षेत्र के अंतर्गत सूचना एवं प्रौद्योगिकी को सम्मिलित किया गया है। सूचना और प्रौद्योगिकी को, अनुसंधान संस्थानों को, ठीक है, जो अनुसंधान संस्थान है उनको चतुर्थ क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है। तो ये इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, नॉलेज क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था में उच्च निर्णय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था के जो उच्च निर्णय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है दोस्तों, वो पंचम क्षेत्र को जाना जाता है। और इस पांचवें क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है, मुख्य रूप से दो चीजें याद रखना, एक तो मीडिया जो भारत की बिकी हुई नजर आती है, और दूसरी साइंस, ठीक है, जो भारत में बहुत अच्छी प्रगति करे, चाहे वो मंगल ग्रह लॉन्च हो, चाहे नए उपग्रहों का प्रक्षेपण करना हो। ठीक है, तो ये सारे मीडिया और साइंस को क्या किया गया है, पंचम क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। यानी अर्थव्यवस्था को मुख्य रूप से 5 क्षेत्रों के अंतर्गत बांटा गया है। आपने देखा कि प्राथमिक क्षेत्र को हम जिसको भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है, सर्वाधिक योगदान तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र देता है। औद्योगिक या विनिर्माण क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र कहलाता है। नॉलेज क्षेत्र चौथा क्षेत्र कहलाता है, और पंचम क्षेत्र को उच्च निर्णय क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसके अंतर्गत अधिक मेहनत की आवश्यकता होती है। दोस्तों यहाँ पे कॉलर जॉब्स वाले क्वेश्चन शुरू हो गए। जो कॉलर जॉब्स होती हैं तो सर्वाधिक अत्यधिक मेहनत की जो आवश्यकता होती है ब्लैक कॉलर जॉब्स के अंतर्गत होती है। किसके, ब्लैक कॉलर जॉब्स के अंतर्गत होती है, कि वो ब्लैक कॉलर जॉब्स वे कॉलर जॉब्स कहलाती हैं जिसमें अधिक मेहनत होता है और मेहनताना, यानी जो पैसा मिलता है वो कम मिलता है। और इसी कॉलर जॉब्स के अंतर्गत आती हैं खनन, तेल, ठीक है, ये चीज़ें आती हैं किसकी, ब्लैक कॉलर जॉब्स के अंतर्गत। मैं इनको याद करने की ट्रिक भी बताऊंगा थोड़ी देर में। ठीक है, यहीं पे समझ लो यार, ये एक चीज़ याद रखना, ब्लैक एंड वाइट पीजी, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट पीजी। तो देखो ब्लैक से हो गए ब्लैक कॉलर जॉब्स, फिर इस बी से एक ब्लू कॉलर जॉब्स, वाइट से वाइट कॉलर जॉब्स, पी से पिंक कॉलर जॉब्स, जी से ग्रीन कॉलर जॉब, और एक
गोल्डन कॉलर जॉब्स। तो ये मुख्य रूप से 6 कॉलर जॉब्स होती हैं, जिनमें मैंने कहा कि ब्लैक कॉलर जॉब्स वे जॉब कहलाती हैं जिनमें क्या होता है, अधिक मेहनत की आवश्यकता होती है, रोकड़ा कम मिलता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस कॉलर जॉब के अंतर्गत मासिक वेतन निश्चित नहीं होता है? तो दोस्तों जो मासिक वेतन निश्चित नहीं होता है वो है ब्लू कॉलर जॉब्स। ठीक है, वाइट कॉलर जॉब, ग्रीन कॉलर जॉब इसमें नहीं है। ब्लू कॉलर जॉब्स होती है दोस्तों, जो ब्लू कॉलर जॉब होती है वो ब्लू कॉलर जॉब क्या होती है, इसका आंसर याद रखना, ब्लू कॉलर जॉब्स। ब्लू कॉलर जॉब्स वो जॉब्स कहलाती है जिसके अंतर्गत मासिक वेतन निश्चित नहीं होता है। मासिक वेतन निश्चित नहीं होता है मतलब घंटों पर आधारित कार्य का पैसा दिया जाता है, जितने घंटे तुम काम करोगे उसका पैसा दिया जाएगा। वो इस प्रकार की जो कॉलर जॉब होती है वो ब्लू कॉलर जॉब्स कहलाती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से वह कॉलर जॉब जिसके अंतर्गत शारीरिक कार्य नगण्य होता है? दोस्तों वो कॉलर जॉब जिसके अंतर्गत शारीरिक कार्य नगण्य होता है वो व्हाइट कॉलर जॉब्स कहलाती है। ऑप्शन सी, व्हाइट कॉलर जॉब्स कहलाती है। और इसके अंतर्गत आते हैं कौन 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 लोग? टीचर्स। ठीक है, और इसके अंतर्गत और आते हैं ऑफिस वर्क वाले, ऑफिस जो भी मैनेजमेंट ऑफिस वर्क वाले हैं वो सारे व्हाइट कॉलर, जो यहाँ पे कम शारीरिक मेहनत होती है और बुद्धि का ज़्यादा प्रयोग होता है, वो व्हाइट कॉलर जॉब्स आके अंतर्गत आती है। ब्लैक कॉलर जॉब्स मैंने बोल दिया पहले आपको, जहाँ पे ज़्यादा कार्य किया जाता है लेकिन पैसा कम मिलता है, मेहनत का कार्य। ग्रीन कॉलर, अच्छा आगे आएगा ग्रीन कॉलर जॉब्स। आगे अगला क्वेश्चन, वह कॉलर जॉब्स जिसके अंतर्गत महिलाएं अधिक कार्यरत होती हैं? दोस्तों वो कॉलर जॉब्स कौन सी क्या कहलाती है? जिसके अंतर्गत जो महिलाएं हैं वो अधिक कार्यरत होती है। और महिलाओं को एक चीज़ याद रखना, कौन सा कलर पसंद होता है? पिंक कलर। ठीक है, तो याद रखना इस कॉलर जॉब को कहते हैं पिंक कॉलर जॉब्स के नाम से जानते हैं, जिसमें महिलाएं अधिक सक्रिय होती हैं। जैसे नर्सिंग हो गया, नर्सेस हो गए, ठीक है, लाइब्रेरियन हो गए, रिसेप्शन पे हो गए। तो ये इस प्रकार की जितनी भी कॉलर जॉब होती हैं वो पिंक कॉलर जॉब के अंतर्गत आती हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस कॉलर जॉब के अंतर्गत कम मेहनत और अधिक लाभ होता है? दोस्तों कौन सी वो कॉलर जॉब है जिसके अंतर्गत कम मेहनत और अधिक लाभ होता है? तो दोस्तों इस प्रकार की जो कॉलर जॉब होती है वो गोल्डन कॉलर जॉब कहलाती है। क्या कहलाती है? गोल्डन कॉलर। ब्लैक कॉलर जॉब अधिक मेहनत कम पैसा। ग्रीन कॉलर जॉब जो वो कहलाती है जो पर्यावरण के क्षेत्र में लगे हुए लोग हैं उनके जीवन से संबंधित। ग्रीन कॉलर जॉब, अच्छा 2 बार आ गए, ग्रीन कॉलर जॉब वही हो गए जो पर्यावरण क्षेत्र से लगे हुए हैं। और गोल्डन कॉलर जॉब जहाँ पे बहुत कम काम का अधिक पैसा मिलता है, जैसे डॉक्टर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, साइंटिस्ट हो गए। इस प्रकार की जो कॉलर जॉब होती है वो गोल्डन कॉलर जॉब, या अगर पूछा जाए सर्वाधिक हाई इनकम, ठीक है, किससे प्राप्त होती है तो वो गोल्डन कॉलर जॉब से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अन्य किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों अब जो अर्थव्यवस्थाएं मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं, याद रखना। एक होती है पूंजीवादी, एक समाजवादी और एक मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसके बीच में आपको थोड़ा सा सामंतवादी अर्थव्यवस्था देखने को मिलेगी, लेकिन मुख्य रूप से 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इन 3 अर्थव्यवस्थाओं में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को उदारवादी अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। किसका? उदारवादी अर्थव्यवस्था, या इसी उदारवादी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं? बाजार अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पूंजी अर्थव्यवस्था का जनक माना जाता है। दोस्तों जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, जिसे मैंने कहा उदारवादी अर्थव्यवस्था या बाजार अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, इसका जनक किसे माना जाता है? तो एडम स्मिथ को माना जाता है। वही एडम स्मिथ जिन्हें अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, जिनकी पुस्तक थी कौन थी? द वेल्थ ऑफ नेशन। अगला क्वेश्चन, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य है। दोस्तों जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, जिसे उदारवादी या बाजार अर्थव्यवस्था कहते हैं, उसका उद्देश्य क्या है? बार बार बोल रहा हूं जिससे यहीं पे याद हो। उसका उद्देश्य क्या है? प्राप्त पूंजी को समाज कल्याण में लगाना, बिल्कुल गलत है। अत्यधिक लाभ कमाना, बिल्कुल सही है। सार्वजनिक क्षेत्र का विकास करना, बिल्कुल गलत बात है। राज्य संसाधनों को सीमित करना, ये भी गलत है। तो दोस्तों यानी जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसका उद्देश्य होता है अत्यधिक लाभ कमाना। और इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में साधनों पर किसका होता है? तो निजी क्षेत्रों का अधिकार होता है। जो निजी क्षेत्र होते हैं उनका अधिकार होता है।
अगला क्वेश्चन, अमेरिका व कनाडा की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? दोस्तों जो अमेरिका और कनाडा की जो अर्थव्यवस्था है वो पूंजीवादी, इसमें उदारवादी दे रखा है, इसके बदले उदारवादी अर्थव्यवस्था है। इसी को क्या कहते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है और इसी को बाजार अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार की जो अर्थव्यवस्था है वो देखने को मिलती है कहाँ पे? अमेरिका और कनाडा में। अगला क्वेश्चन, समाजवादी अर्थव्यवस्था को अन्य किस नाम से जाना जाता है? समाजवादी जो अर्थव्यवस्था है इसे राज्य अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राज्य अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। ठीक है, और इस अर्थव्यवस्था में साधनों पर किसका होता है? सार्वजनिक क्षेत्र का अधिकार होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन हर बार पूछे गए क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, समाजवादी अर्थव्यवस्था की अवधारणा निम्न में से किसने दी? दोस्तों जो समाजवादी अर्थव्यवस्था की अवधारणा है वो कार्ल मार्क्स ने दी थी, ऑप्शन बी। और कार्ल मार्क्स की एक प्रसिद्ध पुस्तक है जो पता नहीं कितनी बार पूछी गई है भारत के हर एग्जाम में, दास कैपिटल। दास कैपिटल अगर पूछा जाए दास कैपिटल किसकी रचना है तो कार्ल मार्क्स की रचना है, जिन्होंने समाजवादी अर्थव्यवस्था की अवधारणा दी थी जिसे राज्य अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस अर्थव्यवस्था के नियंत्रण में सार्वजनिक क्षेत्र का किस अर्थव्यवस्था में नियंत्रण सार्वजनिक क्षेत्र का होता है? तो दोस्तों वो अर्थव्यवस्था जिसमें नियंत्रण सार्वजनिक क्षेत्र का होता है, यानी उत्पादन के साधनों पर सार्वजनिक क्षेत्र का अधिकार होता है, वो राज्य अर्थव्यवस्था या समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है, जिसे किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने दिया था। कार्ल मार्क्स ने इस अर्थव्यवस्था को दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस अर्थव्यवस्था का उद्देश्य जनता व समाज का कल्याण करना है? तो दोस्तों वो अर्थव्यवस्था जिसका उद्देश्य जनता और समाज का कल्याण करना है राज्य अर्थव्यवस्था कहलाती है, या इसी को क्या कहते हैं? समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, जो किसने दी थी? कार्ल मार्क्स ने दी थी। कार्ल मार्क्स ने दी थी। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने यही अर्थव्यवस्था दी थी। अगला क्वेश्चन, भारत की अर्थव्यवस्था है दोस्तों, अपने प्यारे भारत की अर्थव्यवस्था कौन सी है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित का मतलब है इसमें पूंजीवादी प्लस समाजवादी दोनों के गुण देखने को मिलते हैं और इसलिए ये अर्थव्यवस्था कहलाती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का सिद्धांत निम्न में से किसने प्रतिपादित किया था? दोस्तों जो मिश्रित अर्थव्यवस्था का सिद्धांत है वो J.M. किन्स ने दिया था। किसने? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो एडम स्मिथ ने दिया क्या? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। कार्ल मार्क्स ने दिया क्या? समाजवादी अर्थव्यवस्था। और J.M. किन्स ने दिया क्या? मिश्रित अर्थव्यवस्था दी थी। कौन सी? मिश्रित अर्थव्यवस्था दी थी। तो ये 3 क्वेश्चन पता नहीं कितने एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में साधनों पर सरकार और निजी क्षेत्र दोनों का अधिकार होता है? दोस्तों वो कौन सी अर्थव्यवस्था है जिसमें साधनों पर सरकार और निजी क्षेत्र दोनों का अधिकार होता है? वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। सरकार का अधिकार, जैसे देख लो BSNL भारत का, किसका अधिकार है? सरकार का। और उसी साधन पर जियो, ठीक है, अंबानी का अधिकार है। तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था जिसमें साधनों पर दोनों क्षेत्रों का अधिकार होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। और इसी के अलावा एक अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है सामंतवादी अर्थव्यवस्था, जिसमें तानाशाही प्रवृत्ति देखने को मिलती है, जैसे चाइना की अर्थव्यवस्था, ठीक है, और नॉर्थ कोरिया की अर्थव्यवस्था। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है किसमें? चाइना और नॉर्थ कोरिया में सामंतवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई? दोस्तों जो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय है उसकी जो स्थापना की गई थी 1951 में की गई थी। ठीक है, और दोस्तों जो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय का मुख्यालय है वो कहाँ पे था? दिल्ली में स्थित था क्यों बोल रहा हूँ थोड़ी देर बाद समझ जाओगे। ठीक है, कि जो सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस है या केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय है उसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पे? आपके दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन दोस्तों, GDP का पूरा नाम है। दोस्तों जो GDP की फुल फॉर्म है वो क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है? इसको इसी वे में याद करना क्योंकि उसका पूरा नाम पूछेगा और इंग्लिश में ही दे देगा। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे हिंदी में लिखा है और यहाँ लिख रहा हूँ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है।
अगला क्वेश्चन, एनएसओ की स्थापना किस वर्ष की गई है? तो दोस्तों जो एनएसओ की स्थापना है वो की गई 2019 में। देखो हुआ क्या, एनएसओ की जो स्थापना थी, एनएसओ की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल स्टैटिक ऑफिस। देखो जो भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े था वो सीएसओ जारी करता था, मैंने कहा जिसकी स्थापना 1951 में हुई थी। तो मोदी जी ने क्या किया, सीएसओ और एनएसएसओ को आपस में मर्ज करके और तब बना दिया एनएसओ। 2019 में नेशनल स्टैटिक ऑफिस की स्थापना कर दी। ठीक है, किसके स्थान पे? सेंट्रल स्टैटिक ऑफिस के स्थान पे। जो नाम बदलने के लिए विख्यात है मोदी जी, वही काम किया। और वर्तमान समय में, ठीक है, जो राष्ट्रीय आय के आंकड़े हैं, अब ये वही क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े वर्तमान में कौन जारी करता है? तो कौन करेगा अब? एनएसओ। पहले कौन करता था? सीएसओ करता था 2019 तक। ठीक है, लेकिन मोदी जी ने सीएसओ और एनएसएसओ को क्या किया? आपस में मर्ज किया और 2019 में नेशनल स्टैटिक्स ऑफिस की स्थापना की, जिससे क्या हो गया कि अब जो राष्ट्रीय आय के आंकड़े हैं एनएसओ, नेशनल स्टैटिक्स ऑफिस या राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय क्या करता है? जारी करता है। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का मापन निम्न में से किसके द्वारा किया गया? दोस्तों भारत में पता नहीं कितनी बार पूछा गया कि भारत में जो सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय के आंकड़े मापन किया गया राष्ट्रीय आय का, वो दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा किया गया। और कब किया गया? तो 1867-68 में ये मापन किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार पूछा गया है कि द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो दादा भाई नौरोजी है। और इसी के माध्यम से इन्होंने इसी में 1867-68 में क्या किया था? भारत के प्रथम राष्ट्रीय आय का मापन किया था। अगला क्वेश्चन, दादा भाई नौरोजी ने 1867-68 में प्रति व्यक्ति आय बताई थी। दोस्तों जो दादा भाई नौरोजी थे उन्होंने प्रति व्यक्ति आय कितनी बताई थी 1867-68 में? तो वो बताई थी उन्होंने कितनी? 20 रुपये। कितने बताई थी? 20 रुपये बताई थी। ये तीनों क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो रखे हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम वैज्ञानिक विधि से राष्ट्रीय आय का मापन किसके द्वारा किया गया? दोस्तों भारत में जो सर्वप्रथम वैज्ञानिक विधि से राष्ट्रीय आय का मापन किया गया वो वी.एन. राव के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? वी.एन. राव के द्वारा किया गया। और कब किया गया? तो 1931-32 में किया गया। किसने? वी.एन. राव ने वैज्ञानिक विधि से किया। अगला क्वेश्चन, वैज्ञानिक विधि से राष्ट्रीय आय का मापन कर 1931-32 में प्रति व्यक्ति आय बताई गई। दोस्तों मैंने कहा जो वी.एन. राव ने 1931-32 में क्या किया? प्रति व्यक्ति आय ज्ञात की थी, राष्ट्रीय आय का मापन किया था। उसमें इन्होंने जो प्रति व्यक्ति आय बताई थी 62 रुपये बताई थी। कितनी? 62 रुपये। जबकि दादा भाई नौरोजी ने 1867-68 में कितनी बताई थी? 20 रुपये बताई थी। सर्वप्रथम किसने की? दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, ये अलग अलग क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना किस वर्ष की गई? दोस्तों जो राष्ट्रीय आय समिति है इसकी जो स्थापना की गई 1949 में की गई राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना। और जो इसके प्रथम अध्यक्ष थे वो पीसी महालबेलिस थे। पीसी महालबेलिस थे। महालबेलिस थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से राष्ट्रीय आय मापने की विधि नहीं है। दोस्तों अब मैंने कहा जो राष्ट्रीय आय के आंकड़े जारी करता है एनएसओ, इस राष्ट्रीय आय को हम किन विधियों से नापते हैं? तो इसके राष्ट्रीय आय मापन की 3 विधियां हैं। ठीक है, इसमें से पहले तीन विधियां कौन कौन सी हैं? आय विधि है, व्यय विधि है, उत्पादन विधि है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लागत विधि नहीं है। इसलिए याद रखना ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। राष्ट्रीय आय का मापन की विधियां कौन सी हैं? आय विधि, व्यय विधि और उत्पादन विधि है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से घरेलू उत्पादन कहलाता है। दोस्तों घरेलू उत्पादन किसको कहा जाता है? यानी जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो किसको कहा जाता है? तो देश की सीमा के अंदर, ठीक है, जो देश की सीमा के अंदर उत्पादित एक साल में उत्पादित जो कुल प्रोडक्ट होता है वो क्या कहलाता है? घरेलू उत्पादन कहलाता है। ठीक है, तो देश की सीमा के अंदर देश के नागरिकों द्वारा किया गया उत्पादन,
ये तो गलत है। ये सिर्फ क्या करे, देश के सिर्फ नागरिक नहीं, इसमें कोई भी आ सकता है। देश की सीमा के अंदर किया गया, हाँ ये है ऑप्शन बी कि देश की सीमा के अंदर अंतर्गत किया गया कुल उत्पादन, चाहे वो देश के नागरिक करें चाहे वो विदेशी कंपनियां करें, ठीक है, जो भी करेगा वो सारा क्या कहलाएगा, घरेलू उत्पाद की श्रेणी में रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय उत्पाद के संबंध में सत्य है, ठीक है। तो दोस्तों जो राष्ट्रीय उत्पाद है देश की सीमा, ये क्या है, देश के नागरिकों के द्वारा किया गया कुल उत्पादन। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा कि देश की सीमा के अंदर देश के नागरिकों द्वारा किया गया उत्पादन ही क्या कहलाएगा, राष्ट्रीय उत्पाद कहलाएगा। दो चीजें कंफर्म समझ लो, घरेलू उत्पाद वो उत्पाद कहलाता है जो देश की सीमा के अंदर जो कुल उत्पादन है, चाहे वो विदेशी फर्में करें चाहे वो देशी नागरिक करें, और राष्ट्रीय उत्पाद वो उत्पाद या जो नेशनल प्रोडक्ट होगा, राष्ट्रीय उत्पाद वो उत्पाद कहलाएगा जो देश के सिर्फ नागरिकों के द्वारा किया गया उत्पाद है, ठीक है। जो सिर्फ देश के नागरिक करेंगे वो राष्ट्रीय उत्पाद है, और जो टोटल देश के सीमा के अंदर गिना जाएगा वो घरेलू उत्पाद में गिना जाएगा। अगला क्वेश्चन, देश की सीमा के अंदर एक वर्ष के दौरान उत्पादित होने वाली अंतिम वस्तु या सेवा का मौद्रिक मूल्य कहलाता है। दोस्तों देश की सीमा के अंदर, मैंने कहा टोटल डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाता है, सीमा के अंतर्गत अंतिम वस्तु या सेवा का जो मौद्रिक मूल्य होता है वही जीडीपी कहलाता है। यानी हम बोल सकते हैं जीडीपी इज इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू क्यू होता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी होता है, ठीक है। यानी अगर मैं बोलूं कि एक पेन का मूल्य कितना है, 20 रुपये है, ठीक है, और हमने 10 पेनों का उत्पादन किया एक वर्ष में, तो जो देश की जीडीपी होगी वो कितनी होगी, 200 हो जाएगी। समझ गए। तो यानी देश की सीमा के अंदर एक वर्ष के दौरान उत्पादित होने वाली अंतिम वस्तु या सेवा का जो मौद्रिक मूल्य होता है वो क्या कहलाता है, जीडीपी कहलाता है। अगला क्वेश्चन, दोस्तों सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं ये, किसी देश की उत्पादन क्षमता को निम्न में से कौन व्यक्त करता है। दोस्तों जो किसी देश की जो उत्पादन क्षमता है उसको जीडीपी द्वारा व्यक्त किया जाता है। उत्पादन क्षमता को किस में व्यक्त करते हैं, जीडीपी में, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, डोमेस्टिक प्रोडक्ट में व्यक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन, एनडीपी का पूरा नाम है। दोस्तों जो एनडीपी का है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक, कहाँ पे, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ऑप्शन सी। एनडीपी का क्या है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है इसका, या हिंदी में बोलो शुद्ध घरेलू उत्पाद, लेकिन दोस्तों पूछेगा वो इंग्लिश में ही इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन, ठीक है। शुद्ध घरेलू उत्पाद बोलो या नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलो। अगला क्वेश्चन, निम्न में से एनडीपी के संबंध में सत्य है। दोस्तों जो एनडीपी के संबंध में सत्य है तो याद रखना, जो एनडीपी है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो जीडीपी माइनस मूल्य ह्रास होता है। अर्थात कहने का मतलब है कि जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है वो जो जीडीपी होता है, मैंने अभी तुम्हें बताया जीडीपी कैसे निकालते हैं, पी इंटू क्यू से, ठीक है। इसमें से जो मूल्य ह्रास होता है, यानी मूल्य ह्रास का मतलब है कि जो वस्तुओं के जो कीमत में घिसावट कमी की गई है या मूल्य घिसावट जो की गई है, तो ये सारा जो होता है मूल्य ह्रास में गिना जाता है। यानी जीडीपी में से अगर हम जब मूल्य ह्रास को घटाएंगे तो हमें नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्राप्त हो जाएगा, शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि जो शुद्ध घरेलू जो जीडीपी है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से मूल्य ह्रास को घटाने पर क्या प्राप्त होगा, तो शुद्ध घरेलू उत्पाद या नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्राप्त होगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत मेहनत के साथ ये वीडियो तैयार किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, चीजों की घिसावट को निम्न में से किसके द्वारा बताया जाता है। दोस्तों मैंने कहा कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से जीडीपी में से क्या होगा, मूल्य ह्रास को घटाने पर क्या होता है, एनडीपी प्राप्त होता है, ठीक है। तो जो ये मूल्य ह्रास है, इस मूल्य ह्रास को बताता कौन है, तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय बताता है कि कितनी घिसावट हुई, कितनी कमी की गई मूल्य में। अगला क्वेश्चन, किसी अर्थव्यवस्था में प्रोडक्ट की क्वालिटी को निम्न में से किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है। दोस्तों किसी अर्थव्यवस्था में जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है उसको जो व्यक्त किया जाता है एनडीपी में या नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में व्यक्त किया जाता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में व्यक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन, जीएनपी का पूरा नाम है। दोस्तों जो जीएनपी है, जीएनपी का पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, NATI, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट।
ठीक है, तो इसकी क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी देश की घरेलू सीमा में उत्पादित की गई वस्तु एवं सेवा में विदेशी आय को शामिल करने पर प्राप्त होता है, तो हमें क्या प्राप्त होता है, जीएनपी प्राप्त होता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो मैंने कहा था घरेलू सीमा के अंतर्गत उत्पादित की गई वस्तु, ठीक है, उत्पादित की गई वस्तु, ठीक है, जिसको हम क्या बोले थे, घरेलू उत्पाद बोले थे, ठीक है, उस घरेलू उत्पाद में फॉरेनर आय को, विदेशी आय को जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होता है, जीएनपी प्राप्त होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट या सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है। ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट अगर हिंदी में बोलो तो क्या बोलेंगे, सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, जीएनपी के संबंध में निम्न में से सत्य है। दोस्तों जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है उसके संबंध में क्या सत्य है, मैंने अभी बोला जीएनपी में क्या है कि जब हम जीडीपी में फॉरेनर आय को जोड़ेंगे, ठीक है, तो ये है जीडीपी में फॉरेनर आय एफआई को जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट या सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होगा। ठीक है, ये फॉर्मूले पूछता है वो बार बार, और अगर एक बार तुम इसको समझ लो तो तुम्हें बहुत आसान लगेगा ये। ठीक है, या दोस्तों हम इसको अलग तरीके से अगर व्यक्त करना चाहें तो हम बोल सकते हैं जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी, ठीक है, प्लस एक्स माइनस एम। अब एक्स माइनस एम क्यू, जीडीपी मैं आपको समझा चुका हूं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसमें फॉरेनर आय, भारतीयों द्वारा विदेशों में प्राप्त की गई आय। ठीक है, और ये एम क्या है, कुछ विदेशी भी तो होंगे जो भारत में जो भारत में नौकरी कर रहे होंगे या अपनी आय कमा रहे होंगे, तो उनके पैसों को घटा करके, ठीक है, जो निकलेगा वो जीएनपी निकलेगा। अगला क्वेश्चन, एनएनपी का अर्थ है, एक बार में तो समझ नहीं आएगा दोस्तों, जो नए देख रहे हैं 2-3 बार देखोगे वीडियो फिर समझ में आएगा। एनएनपी का अर्थ है दोस्तों, जो एनएनपी है इसे फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या है, इसकी फुल फॉर्म है नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, एनएनपी की फुल फॉर्म, या हम बोल सकते हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। क्या बोलेंगे, शुद्ध राष्ट्रीय, नेट नेशनल प्रोडक्ट को क्या बोलेंगे, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बोलेंगे। सकल घरेलू उत्पाद में विदेशी आय जोड़ने एवं मूल्य ह्रास को घटाने पर प्राप्त होता है। दोस्तों जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें विदेशी आय जोड़ने एवं मूल्य ह्रास को घटाने पर क्या प्राप्त होता है, तो हमें एनएनपी प्राप्त होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट प्राप्त होता है। कैसे दोस्तों, सकल घरेलू उत्पाद का मतलब जीडीपी। ठीक है, इसमें मूल्य ह्रास घटाने पर, इसमें जो हम मूल्य ह्रास घटाते हैं, ठीक है, घटाने पर क्या प्राप्त होता है, एनएनपी प्राप्त होता है। और मैंने अभी बोला था कि जो एनएनपी प्राप्त होता है, जो एनएनपी जो क्या देता है, उद्योग मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है, जो क्या होता है, मूल्य ह्रास का हमें आंकड़ा प्रस्तुत करता है। तो मूल्य ह्रास का आंकड़ा कौन देता है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय देता है। अगला क्वेश्चन, एनएनपी के संबंध में सत्य है। दोस्तों यहाँ पे एनएनपी के संबंध में क्या सत्य है, तो एनएनपी बराबर होता है जीडीपी प्लस एफआई माइनस डी। जीडीपी प्लस एफआई माइनस डी का मतलब है कि एनएनपी जो नेट नेशनल प्रोडक्ट है उसमें फॉरेनर आय जोड़ करके और डी माइनस मूल्य ह्रास को घटा करके, ठीक है, हमें क्या प्राप्त होता है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है। अब हम इसको एनएनपी को लिख सकते हैं क्या, ये एनएनपी बराबर हम ये लिख सकते हैं, एनएनपी बराबर जीएनपी, ठीक है, जीएनपी माइनस डी। क्यों लिख सकते हैं जीएनपी माइनस डी, क्योंकि अभी मैंने कहा था, इससे पहले मैंने तुम्हें बात की थी कि जीएनपी बराबर क्या हो रहा था, जीडीपी प्लस एफआई हो रहा था। तो जीडीपी प्लस एफआई की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, जीएनपी लिख सकते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट लिख सकते हैं, माइनस मूल्य ह्रास घटाने पर। ठीक है, तो इसलिए ये फॉर्मूले को तोड़ करके समझना होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे राष्ट्रीय आय कहा जाता है। तो दोस्तों जो ये एनएनपी है, नेट नेशनल जो ये प्रोडक्ट है, नेट नेशनल प्रोडक्ट है, इसी को क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय आय कहा जाता है। ठीक है, जो ये एनएनपी है इसी को क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय आय कहा जाता है।
सेबी का पूरा नाम है दोस्तों, जो सेबी है, सेबी का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों इसका पूरा नाम है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है? सिक्योरिटीज, अब इसे पूरा लिखा नहीं जाएगा, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, देख लेना, एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। दोस्तों जो ये सेबी है, या हिंदी में अगर आप बोलो तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। ठीक है, इसको इंग्लिश में ही याद रखना, क्योंकि कई बार वो इसका क्या पूछता है, फुल फॉर्म पूछता है, तो इसलिए इकोनॉमिक्स के ज़्यादा से ज़्यादा टर्म्स को आप क्या करो, इंग्लिश में याद रखो, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगर जो फिर भी हिंदी में चाहता है तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड कहते हैं। अगला क्वेश्चन, सेबी की स्थापना निम्न में से किस वर्ष की गई? दोस्तों जो सेबी की स्थापना है, SEBI की स्थापना जो की गई थी वो किस वर्ष की गई? 1988 में की गई। या पर्टिकुलर तारीख पूछे तो 12 अप्रैल 1988 को इसकी स्थापना की गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सेबी को वैधानिक शक्ति किस वर्ष प्रदान की गई? दोस्तों जो सेबी है जिसकी स्थापना मैंने कहा 12 अप्रैल को, ठीक है, 1988 को हुई थी, उसको जो वैधानिक शक्ति है किस वर्ष प्रदान की गई? तो 1992 को प्रदान की गई। या पूछा जा सकता है यही क्वेश्चन घुमा करके, सेबी एक्ट किस वर्ष लागू किया गया? ठीक है, तो जो सेबी एक्ट है 1992 बनाया गया, जिसके द्वारा सेबी को क्या दिया गया, 12 जो ये सेबी था जिसकी स्थापना 1988 में हुई थी, उसको वैधानिक शक्ति प्रदान की गई। ठीक है, सेबी एक्ट को वैधानिक शक्ति, जिसका पूरा नाम क्या बोला मैंने, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सेबी का मुख्यालय है? दोस्तों जो सेबी है जिसकी स्थापना 1988 में हुई, बार बार बोलो यहीं पे याद हो, जिसको वैधानिक शक्ति 1992 में दी गई सेबी एक्ट के द्वारा, ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, उसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो उसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। कहाँ पे है? मुंबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन, BSE का पूरा नाम है? दोस्तों जो BSE का पूरा नाम है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। क्या है? ऑप्शन डी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, तो इसका पूरा नाम क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है BSE का पूरा नाम। अगला क्वेश्चन, BSE की स्थापना निम्न में से किस वर्ष की गई? दोस्तों जो BSE की स्थापना है वो की गई थी 1875 में। कब की गई? ऑप्शन बी, 1875 में। या डेट पूछे तो 9 जुलाई 1875 को इसकी स्थापना की गई है। इसके अंतर्गत 5400 कंपनियों को रखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, BSE का संवेदी सूचकांक है? ये पता नहीं कितनी बार यूके SSC इस क्वेश्चन को पूछ चुका है, SSC, कि जो BSE का संवेदी सूचकांक है उसका नाम क्या है? तो सेंसेक्स है। क्या है? सेंसेक्स। या पूछा जा सकता है कि सेंसेक्स निम्न में से किसका सूचकांक है? तो फिर आंसर निकल के आता है BSE का सूचकांक है, जिसकी फुल फॉर्म बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, जिसकी स्थापना 1875 में की गई। दोस्तों वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत किया करो, कुछ नहीं जा रहा है। कब तक ये सोच के कि हम लाइक नहीं करेंगे, ये सोच करके कहाँ जाओगे? ठीक है, और बुरी भावना रखोगे तो बुरा ही फल मिलता है। तो दोस्तों जो यहाँ पे BSE का जो संवेदी सूचकांक है सेंसेक्स है। ठीक है, पूछा जा सकता है, याद रखना कि संवेदी सेंसेक्स किसका संवेदी सूचकांक है? तो BSE का संवेदी सूचकांक है। ठीक है, या अगर पूछा जाए भारत व एशिया का सबसे पुराना, एशिया का, ठीक है, ये नहीं सिर्फ भारत का, भारत व एशिया का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे पुराना शेयर बाजार कौन सा है? तो BSE है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। अगला क्वेश्चन, NSE का पूरा नाम है? दोस्तों जो NSE है उसका पूरा नाम क्या है? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। देखो BSE का 2 ही सेंसेक्स है मुख्य रूप से, BSE का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और NSE का पूरा नाम हो गया क्या? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, NSE की स्थापना किस वर्ष की गई? तो दोस्तों जो NSE का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसकी स्थापना की गई थी 1992 में। ऑप्शन डी, किसमें? 1992 में की गई थी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना। और याद रखना BSE हो या NSE हो,
ठीक है, या सेबी हो, इन सभी के मुख्यालय मुंबई में स्थित हैं। 3 क्वेश्चनों का एक उत्तर कि मुंबई याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एनएसई की स्थापना किस समिति की सिफारिशों पर की गई थी? दोस्तों, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी आपके किस पे? फेरवानी समिति की सिफारिश पर। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ऑप्शन सी। ठीक है, या पूछ सकता है कि फेरवानी समिति की सिफारिश पर निम्न में से किस स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई थी? तो फिर आंसर निकल के आता है एनएसई या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई थी। ठीक है, और जो इसका क्या है सूचकांक है किसका? एनएसई का, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का, वो क्या है? निफ्टी है, NIFTY निफ्टी। तो दोस्तों जो निफ्टी है वो किसका सूचकांक है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का है। जबकि BSE का स्टॉक संवेदी सूचकांक मैंने क्या कहा? सेंसेक्स है। ठीक है, और इसके अंतर्गत दोस्तों 50 उच्च कंपनियों को श्रेणी को रखा गया है, इसीलिए इसका सेंसेक्स को निफ्टी किया गया है। दोनों के नाम को मिला करके नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और 50 को मिला करके बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, शेयर मार्केट के संबंध में बुल एंड बियर है। दोस्तों, शेयर मार्केट के संबंध में जो बुल और बियर है वो क्या दिखाता है? तो बुल और बियर उछाल और गिरावट को, अगर बुल होगा आगे बुल होगा तो उछाल आगे होगा, और बियर का अर्थ होता है गिरावट। ठीक है, आप रोज समाचार में सुनते होंगे कि शेयर बाजार में इतनी गिरावट या इतना उछाल देखा गया। हमेशा उछाल और गिरावट शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो बुल माने उछाल और बियर का मतलब होता है गिरावट। यानी जो बुल सांड होता है वो उछलता रहता है और जो बियर पी के आदमी लुढ़कता रहता है। इतना याद रख लो, एक लाइक तो कर दो। अगला क्वेश्चन, वस्तु एवं सेवाओं की कीमतों में होने वाली लगातार वृद्धि कहलाती है। दोस्तों, जो वस्तु और सेवाएं हैं उनकी कीमतों में होने वाली जो वस्तु और सेवाओं की कीमतों में जो होने वाली लगातार वृद्धि है उसे मुद्रास्फीति कहा जाता है। क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति कहा जाता है। ठीक है, कि जो वस्तु और सेवाओं की कीमतों में होने वाली लगातार वृद्धि क्या कहलाती है? मुद्रास्फीति कहलाती है। ठीक है, और मुद्रास्फीति के परिणाम स्वरूप ही क्या होता है? वस्तु और सेवाओं की कीमतें बढ़ती हैं जबकि मुद्रा की कीमत घटती है। ठीक है, यह पूछा जा सकता है किसी भी अर्थव्यवस्था में यदि वस्तु और सेवाओं की कीमतें बढ़ रही हैं और मुद्रा की कीमत घट रही है तो उस स्थिति को कहेंगे, तो हम उस स्थिति को क्या कहेंगे? मुद्रास्फीति कहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मुद्रास्फीति के परिणाम स्वरूप मुद्रा की क्रय शक्ति समान रहती है, मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ जाती है, मुद्रा की क्रय शक्ति कम होती है, मुद्रा की क्रय शक्ति निश्चित नहीं होती है। तो ऑप्शन सी अभी बोला मैंने कि मुद्रास्फीति वो कंडीशन होती है जहां पे मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाती है। क्या हो जाती है? कम हो जाती है। कीमत बढ़ेंगी तो मुद्रा की क्रय शक्ति अपने आप ही क्या होगी? कम होंगी। अगला क्वेश्चन, गति के आधार पर मुद्रास्फीति मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? दोस्तों, जो गति के आधार पर मुद्रास्फीति होती है वो मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है। अब ये 4 प्रकार की कौन सी होती है? एक तो होती है रेंगती हुई मुद्रास्फीति, दूसरी होती है चलती हुई मुद्रास्फीति, तीसरी होती है दौड़ती हुई मुद्रास्फीति और चौथी होती है कूदती हुई मुद्रास्फीति। ठीक है, कूदती हुई मुद्रास्फीति। तो ये 4 प्रकार की मुद्रास्फीति होती है। अगला क्वेश्चन, देश की अर्थव्यवस्था के लिए निम्न में से किस मुद्रास्फीति को अच्छा माना जाता है? दोस्तों, जो देश की अर्थव्यवस्था है उसके लिए रेंगती हुई मुद्रास्फीति को अच्छा माना जाता है। और रेंगती हुई मुद्रास्फीति वो मुद्रास्फीति कहलाती है जिनमें वार्षिक वृद्धि क्या हो? 0 से 3% हो। देखो एक चीज़ याद रखना, यदि वार्षिक वृद्धि क्या हो? 0 से 3% हो। या पूछा जा सकता है कि यदि किसी अर्थव्यवस्था में 0 से 3% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की जा रही है तो वो किस प्रकार की मुद्रास्फीति है? तो वो रेंगती हुई मुद्रास्फीति होगी। ठीक है, कौन सी मुद्रास्फीति होगी? प्रथम प्रकार रेंगती हुई मुद्रास्फीति होगी। अगला क्वेश्चन, यदि किसी देश की मुद्रास्फीति में 3 से 10% की वार्षिक वृद्धि हो रही है तो यह वृद्धि यह कहलाएगी। तो दोस्तों इसे चलती हुई मुद्रास्फीति कहेंगे। क्या कहेंगे? चलती हुई मुद्रास्फीति। यदि देखो 0 से 3% जब वृद्धि हो रही थी तो क्या कह रहे थे? रेंगती हुई मुद्रास्फीति। लेकिन यदि मुद्रास्फीति में 3 से 10% की वृद्धि हो रही है तो इस प्रकार की मुद्रास्फीति जो कहलाएगी चलती हुई मुद्रास्फीति कहलाएगी। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, निम्न में से दौड़ती हुई मुद्रास्फीति को व्यक्त कर रहा है। तो दौड़ती हुई मुद्रास्फीति कहलाएगी यदि क्या हो रहा है 10 से 100% तक वार्षिक वृद्धि हो रही है, तो इस प्रकार की मुद्रास्फीति को दौड़ती हुई मुद्रास्फीति कहलाएंगी। जबकि मैंने कहा जो 0 से 3% की होगी वो रेंगती हुई मुद्रास्फीति कहलाएगी। ठीक है, 3 से 10% की होगी उसे चलती हुई मुद्रास्फीति कहेंगे। ठीक है, और 10 से 100% मैंने बोल दिया दौड़ती हुई मुद्रास्फीति होगी। अगला, निम्न में से कूदती हुई मुद्रास्फीति को निम्न में से व्यक्त कर रहा है। दोस्तों यहाँ पे जो कूदती हुई मुद्रास्फीति है उसको कौन व्यक्त कर रहा है? तो जब मुद्रास्फीति में वार्षिक वृद्धि दर 100 से अधिक होती है, यानी 105, 200, 185 इस प्रकार की यदि वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की जाती है तो वो इस प्रकार की जो मुद्रास्फीति होती है उसे कूदती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। ये 4 टॉपिक है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। रेंगती हुई, चलती हुई, दौड़ती हुई और कूदती हुई। 0 से 3, 3 से 10, 10 से 100 और 100 से ऊपर की जो वार्षिक वृद्धि दर होगी उसके आधार पर इसको डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखो। अगला क्वेश्चन, निम्न में से मुद्रास्फीति का लाभ नहीं है। दोस्तों इसमें से मुद्रास्फीति का लाभ नहीं है, इससे ऋणी को लाभ होता है। ठीक है, इससे ऋणी को लाभ होता है, बिल्कुल सही बात है। जो मुद्रास्फीति की कंडीशन है उसमें क्या होता है, ऋण लेने वाले को लाभ होता है। ठीक है, ऋण लेने वाले को लाभ होता है। दूसरा, इससे उत्पादकों को लाभ होता है, बिल्कुल सही है, इससे उत्पादकों को लाभ होता है। ठीक है, क्योंकि वस्तु और सेवाओं की कीमतों में मैंने कहा वृद्धि हो जाती है मुद्रास्फीति के फलस्वरूप। इससे किसानों को लाभ होता है, बिल्कुल, अगर वस्तु की कीमतें बढ़ेंगी तो किसानों का जो सामान होगा वो भी बढ़ेगा। इससे उपभोक्ताओं को लाभ होता है। ठीक है, ये इससे क्या होता है, उपभोक्ताओं को लाभ होता है। ये गलत है दोस्तों, क्योंकि इससे उपभोक्ताओं को लाभ नहीं बल्कि क्या होती है, हानि होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मुद्रास्फीति से कर महंगाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों जो मुद्रास्फीति का जब कंडीशन बनती है, जब वस्तु और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि हो जाती है तो वहाँ पे कर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कर में भी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। मैंने कहा उपभोग का सामान में वृद्धि हो, वस्तु और सेवाओं की कीमतों में बड़ी वृद्धि होगी तो उपभोग के सामान में वृद्धि होगी, बड़ी वृद्धि होगी तो कर में भी वृद्धि होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से मुद्रा अपस्फीति के संबंध में सत्य है। अब तक तुमने मुद्रास्फीति देखा, उसका ठीक उल्टा मुद्रा अपस्फीति होगा। मुद्रा की क्रय शक्ति समान रहती है, मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ जाती है, मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाती है, मुद्रा की क्रय शक्ति निश्चित नहीं होती। दोस्तों मैंने कहा था मुद्रास्फीति में क्या हो रहा था, मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो रही थी, और अपस्फीति इसका ठीक उल्टा होगा, तो मुद्रा की समान नहीं रहेगी, मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ जाएगी। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा करेक्ट। इससे क्या होगा, मुद्रा की क्रय शक्ति में वृद्धि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, देश में महंगाई व बेरोजगारी की उच्च दर की स्थिति कहलाती है। दोस्तों देश में जो महंगाई है और बेरोजगारी है उसकी जो उच्च दर होती है उसे स्फीति गतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, स्फीति गतिरोध कहते हैं। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। देश में महंगाई और बेरोजगारी की जो स्थिति होती है वो क्या कहलाती है, तो उसे स्फीति गतिरोध के नाम से जाना जाता है, याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में मुद्रास्फीति का मापन निम्न में से किस पर किया जाता है? दोस्तों भारत में जो मुद्रास्फीति का मापन है वो थोक मूल्य सूचकांक पर किया जाता है। किस पर? थोक मूल्य। देखो इसके 2 सूचकांक होते हैं, एक थोक मूल्य सूचकांक होता है, एक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक होता है। ठीक है, अगर पूछा जाए निम्न में से किस पर की जाती है तो दोनों पे, लेकिन भारत में सिर्फ थोक मूल्य सूचकांक पर क्या की जाती है, मुद्रास्फीति की गणना की जाती है। ठीक है, और जो ये उपभोक्ता, अगर पूछा जाए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को भारत सरकार के द्वारा या आरबीआई के द्वारा किस वर्ष स्वीकार किया गया, तो इस उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को आरबीआई के द्वारा 2014 को क्या किया गया, स्वीकार किया गया। कब किया गया? 2014 को आरबीआई के द्वारा क्या किया गया, इस उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को स्वीकार किया गया। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन जारी करता है? दोस्तों भारत में जो बेरोजगारी के पहले आंकड़े जारी करता था एनएसएसओ जारी करता था। ठीक है, ये इसका आंसर नहीं है, एनएसएसओ जारी करता था, जिसकी मैंने शुरू में ही फुल फॉर्म बताई थी आपको, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। ठीक है, और जो भारत में सीएसओ था,
ठीक है, जो भारत में क्या था, CSO था, जो राष्ट्रीय आय के आंकड़े जारी कर रहा था, यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस जो था, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जिसकी स्थापना 1951 में हुई थी। इन दोनों को आपस में मर्ज किया था किसने, मोदी जी ने, और इन दोनों को मिला करके 2019 में मोदी जी ने बनाया था क्या, NSSO। तो यानी ये NSO, ये NSO क्या करता है, वर्तमान में बेरोजगारी के आंकड़े जारी करता है। ठीक है, और इस NSO की फुल फॉर्म पूछे तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मुख्य रूप से बेरोजगारी को कितने भागों में बांटा गया है। दोस्तों, मुख्य रूप से जो बेरोजगारी है, उस बेरोजगारी को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है, तो 8 भागों में बांटा गया है। देखो कौन कौन सी, ऐच्छिक बेरोजगारी, अनैच्छिक बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, घर्षणात्मक बेरोजगारी और शिक्षित बेरोजगारी। ठीक है, तो इन मुख्य रूप से 8 भागों में बेरोजगारी को बांटा गया है और यहाँ से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। अगला क्वेश्चन, जब व्यक्ति प्रचलित बाजार दर पर काम करने को तैयार नहीं होता है तो इस प्रकार की बेरोजगारी कहलाती है। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति जब बाजार में जो दर चल रही है उस पर काम करने के लिए तैयार नहीं होता है तो इस प्रकार की जो बेरोजगारी है वो ऐच्छिक बेरोजगारी कहलाती है। देखो सीधी सी बात है, आप लोग पढ़े लिखो हो, आपको कोई भी प्राइवेट स्कूल वाला बोलेगा भाई तो ऐसे काम कर ले, 2000 में मेरी स्कूल में पढ़ा ले। ठीक है, तो क्या आप पढ़ाओगे, नहीं पढ़ाओगे। ठीक है, तो इस प्रकार की जो बेरोजगारी होती है वो ऐच्छिक बेरोजगारी, यानी तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम उसको क्या नहीं कर रहे हो, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, तो इस प्रकार की जो बेरोजगारी होती है वो ऐच्छिक बेरोजगारी कहलाती है। अगला क्वेश्चन, जब व्यक्ति को प्रचलित बाजार दर पर कार्य नहीं मिलता है तो इस प्रकार की बेरोजगारी कहलाती है। दोस्तों, जब व्यक्ति को प्रचलित बाजार दर पर कार्य नहीं मिलता है तो इस प्रकार की बेरोजगारी क्या कहलाती है, इसे अनैच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। यानी अनैच्छिक का मतलब है व्यक्ति काम करना तो चाहता है, व्यक्ति चाहता है मैं क्या करूं, काम करूं। ठीक है, लेकिन अगर क्या है कि सिंपल, अगर दिहाड़ी कितनी है दिन की, 800 रुपये है। ठीक है, रोजाना भत्ता कितना है, 800 रुपया। लेकिन अगर 800 रुपये में उसे काम नहीं मिल रहा है और कोई 600 रुपये दे रहा है, कोई 500 रुपये दे रहा है। ठीक है, तो इस 800 रुपये पे उसे काम नहीं मिल रहा है, वो काम करना तो चाहता है लेकिन काम नहीं मिल रहा है, तो इस प्रकार की जो बेरोजगारी होगी उसे अनैच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। ऐच्छिक और अनैच्छिक बेरोजगारी दोनों में अंतर समझ लो। ठीक है, एक अपनी इच्छा के अनुसार हो रहा है और एक काम करना तो चाहता है लेकिन काम नहीं मिल रहा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से अदृश्य बेरोजगारी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों, जो अदृश्य बेरोजगारी है इसको हम किस नाम से जानते हैं, तो इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अदृश्य बेरोजगारी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। और प्रच्छन्न जो बेरोजगारी होती है वो बेरोजगारी कहते हैं जब किसी काम में आवश्यकता से अधिक लोग शामिल हो जाते हैं। ठीक है, आवश्यकता से अधिक लोग शामिल हो जाते हैं मतलब उन्हें उत्पादन से हटा भी दिया जाए तो उत्पादन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इस प्रकार की जो बेरोजगारी होती है वो प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। यानी अगर सिंपल से कृषि क्षेत्र में अगर आवश्यकता से अधिक मजदूर मिल गई, यानी अगर हमें हल लगाने के लिए 2 आदमी चाहिए, ठीक है, रुपाई के लिए 4 आदमी चाहिए, तो 6 आदमियों का काम है। और अगर परिवार में 10 आदमी हैं और 10 आदमी इस काम को कर रहे हैं तो काम जल्दी होगा और इससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं। लेकिन अगर 6 ही आदमी करेंगे तो काम देर में होगा लेकिन उत्पादन पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार की जो बेरोजगारी होगी वो प्रच्छन्न बेरोजगारी या अदृश्य बेरोजगारी कहलाती है। अगला क्वेश्चन, अदृश्य बेरोजगारी मुख्य रूप से सर्वाधिक किस क्षेत्र में देखने को मिलती है। तो मैंने अभी कहा कृषि का उदाहरण देके, कृषि के क्षेत्र में अदृश्य बेरोजगारी देखने को मिलती है। या इसी को क्या कहा था, अभी कहा मैंने प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से भी जाना जाता है। यह क्वेश्चन बोल सकता है कि भारत में कृषि क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी देखने को मिलती है, तो फिर आप बोल दोगे अदृश्य बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी देखने को मिलती है। ठीक है, जबकि अनैच्छिक जो बेरोजगारी थी उसी को क्या कहते हैं, खुली बेरोजगारी कहते हैं। यानी आदमी ज़्यादा मिल रहे हैं, काम बाजार दर पे काम नहीं मिल रहा है तो इसलिए उसे क्या कहते हैं, खुली बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है।
अगला क्वेश्चन, भारत के कृषि क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी देखने को मिलती है? अभी बोला मैंने प्रच्छन्न बेरोजगारी, और प्रच्छन्न और मौसमी दोनों, बी और सी इसका आंसर हो जाएगा कि जो भारतीय कृषि क्षेत्र है उसमें दोनों प्रकार की बेरोजगारी देखने को मिलती है। ठीक है, और जो मौसमी बेरोजगारी होती है दोस्तों, मौसमी बेरोजगारी वो बेरोजगारी कहलाती है जो मौसम के हिसाब से उत्पन्न होती है। मौसम के हिसाब से मतलब जैसे गर्मियों का टाइम है और गर्मियों के टाइम में कोई एसी का बिजनेस करता है, ठीक है, और सर्दियों के टाइम में कोई हीटर का बिजनेस करता है, ठीक है, जितने भी हीटर हैं उनका बिजनेस करता है। लेकिन जैसे ही गर्मी खत्म होगी कोई एसी वाले के पास जाएगा? नहीं जाएगा। तो इस टाइम पे ये क्या हो जाएगा? बेरोजगार हो जाएगा। या सर्दियों के टाइम पे कोई क्या करता है? हीटर का काम करता है, और अगर जो जैसे ही गर्मियों का सीजन आएगा तो कोई इसके पास जाएगा? तो कोई भी नहीं। ये इस टाइम पे क्या हो जाएगा? बेरोजगार हो जाएगा। तो इस प्रकार की जो बेरोजगारी है वो बेरोजगारी कहलाती है आपकी क्या? मौसमी बेरोजगारी। और मैंने कहा भारत के कृषि क्षेत्र में दोनों बेरोजगारी, प्रच्छन्न को मैं उदाहरण के माध्यम से समझा चुका हूँ। कृषि क्षेत्र में मौसमी का अर्थ है कि अगर मौसमी बेरोजगारी में आपको फसल काटते टाइम आदमियों की अधिक आवश्यकता, लेकिन जैसे ही फसल कट जाएगी वो जितने मजदूर इसमें लगे थे वो क्या हो जाएंगे? बेरोजगार हो जाएंगे। इसीलिए भारत के कृषि क्षेत्र में प्रच्छन्न और मौसमी दोनों प्रकार की बेरोजगारी देखने को मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसी देश की तकनीकी में परिवर्तन से किस प्रकार की बेरोजगारी देखने को मिलती है? दोस्तों कोई भी देश है, जब उस देश की तकनीकी में परिवर्तन किया जाता है तो इस प्रकार की जो बेरोजगारी होती है वो संरचनात्मक बेरोजगारी कहलाती है। क्या कहलाती है? संरचनात्मक बेरोजगारी कहलाती है। अब उस तकनीकी में परिवर्तन का मतलब है, सिंपल तरीके से आपने देखा कि पहले क्या था? बैलों से हल लगाते थे, ठीक है, बैल है, एक आदमी होगा, उसका एक खेत जोतने में 5 दिन का काम हो गए। आज ट्रैक्टर आ गए हैं, ठीक है, जो क्या कर रहा है? इन 5 दिनों का काम 1 दिन में कर रहा है। ना तो बैलों को घास लाने वाले की, एक बैल को पालने वाले की खत्म, ठीक है। तो इस प्रकार की यदि किसी, या फसल कटाई के संबंध में बोलो, किसी भी फील्ड में जब तकनीकी में परिवर्तन होता है तो इस प्रकार की जो बेरोजगारी होती है वो संरचनात्मक बेरोजगारी कहलाती है। ठीक है, मौसमी मैंने तुम्हें समझा चुका हूँ, प्रच्छन्न बेरोजगारी मैं समझा चुका हूँ, जिसे अदृश्य बेरोजगारी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी देश की अर्थव्यवस्था में होने वाले उतार चढ़ाव के कारण उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी कहलाती है। जब दोस्तों, जब किसी भी देश के अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव होता है तो इस प्रकार की जो बेरोजगारी होती है वो बेरोजगारी चक्रीय बेरोजगारी कहलाती है। उतार चढ़ाव होने के कारण तुमने देखा है, जैसे ही मोदी जी ने क्या किया था? नोटबंदी की थी, नोटबंदी की थी, तो उस नोटबंदी के फलस्वरूप क्या हुआ? बहुत सारे लोगों के रोजगार चले गए। यानी भारत की जो अर्थव्यवस्था में थी वो उतार चढ़ाव, मुद्रास्फीति और मुद्रा अपस्फीति की कंडीशन बन चुकी थी। तो इस प्रकार की जो बेरोजगारी होती है वो चक्रीय बेरोजगारी कहलाती है। अगला क्वेश्चन, जब कोई व्यक्ति एक रोजगार को छोड़कर दूसरे रोजगार के लिए जाता है तो उसके समय अंतराल में उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी कहलाती है। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति एक रोजगार को छोड़ता है और दूसरे रोजगार में जाता है, माने किसी ने एक कंपनी में नौकरी छोड़ी, वहाँ उसे कम मिल रहा है, दूसरी कंपनी में जाएगा तो तुरंत उसी दिन तो नहीं जाएगा, उसके बीच में उसे नई नौकरी ढूंढने में, नई नौकरी को ढूंढने में और उसको ज्वाइन करने में टाइम तो लगेगा। इस टाइम पीरियड के बीच में जो ये बेरोजगार रहता है, इस बेरोजगारी को कहते हैं घर्षणात्मक बेरोजगारी। ऑप्शन डी क्या कहते हैं? घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। भारत में मुद्रा जारी की जाती है। दोस्तों, भारत में मुद्रा किसके द्वारा जारी की जाती है? तो सिंपल सी बात है, आरबीआई के द्वारा की जाती है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी कलकत्ता में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसी देश द्वारा अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करने का मुख्य उद्देश्य होता है? दोस्तों, कोई भी देश है अपनी मुद्रा का जब वो क्या करता है? अवमूल्यन करता है, यानी अपनी मुद्रा की कीमत को घटा देता है। तो इसका उद्देश्य क्या होता है? क्यों घटाता है? तो निर्यात में वृद्धि के लिए, क्योंकि अगर वो अपनी मुद्रा को अवमूल्यन करेगा तो निर्यात में क्या होगी? वृद्धि होगी। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री द्वारा मुद्रा का अवमूल्यन किया गया? दोस्तों, भारत में जो सर्वप्रथम मुद्रा का अवमूल्यन किया गया वो सर्वप्रथम जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया। और एक चीज़ याद रखना, भारत में जो मुद्रा का अवमूल्यन किया गया वो मुख्य रूप से 3 बार किया गया।
पहली बार 1949 में किया गया, दूसरी बार 1966 में किया गया और तीसरी बार 1991 में। इन 3 बार मुद्रा का अवमूल्यन किया गया और जो पहली बार मुद्रा का अवमूल्यन किया वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया। ठीक है, देश के प्रथम प्रधानमंत्री इनके द्वारा क्या किया गया, मुद्रा का अवमूल्यन किया गया। अगला क्वेश्चन, भारत में किस प्रधानमंत्री के द्वारा मुद्रा का अवमूल्यन नहीं किया गया? दोस्तों भारत में मैंने कहा जो प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने 1949 में मुद्रा का अवमूल्यन किया। ठीक है, जो लाल बहादुर शास्त्री थे इन्होंने 1966 में क्या किया, मुद्रा का अवमूल्यन किया। और सीवी चंद्रशेखर जो थे उन्होंने क्या किया, 1991 में मुद्रा का अवमूल्यन किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी। इनके द्वारा क्या नहीं किया गया, अपनी देश की मुद्रा का अवमूल्यन नहीं किया गया। अगला क्वेश्चन, भारत में अब तक कुल कितनी बार मुद्रा का अवमूल्यन हुआ? तो दोस्तों मैं पहले बता चुका हूं, भारत में कुल कितनी बार हुआ, 3 बार मुद्रा का अवमूल्यन हुआ, 1949, 1966 और 1991 में। अगला क्वेश्चन, भारत में किस वर्ष मुद्रा का अवमूल्यन 2 चरणों में किया गया? दोस्तों मैंने कहा कि भारत में मुद्रा का अवमूल्यन 3 बार किया गया, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और चंद्रशेखर आजाद बोल रहा मैं, शिवी चंद्रशेखर जी के द्वारा। तो दोस्तों इन तीनों में से किसके कार्यकाल में मुद्रा का 2 चरणों में अवमूल्यन हुआ? तो वो 1991 में 2 चरणों में मुद्रा का अवमूल्यन हुआ। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। और 1991 में जो 2 चरणों में मुद्रा का अवमूल्यन हुआ, उस टाइम पे जो देश के प्रधानमंत्री थे वो सीवी चंद्रशेखर थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस देश द्वारा कागजी मुद्रा जारी की गई? दोस्तों जो सर्वप्रथम कागजी मुद्रा जारी की गई थी वो जारी की गई किसके द्वारा? चीन के द्वारा कागजी मुद्रा जारी की गई। और चीन की मुद्रा जारी कौन करता है दोस्तों? तो पीबीसी चीन की मुद्रा जारी करता है। पीबीसी मतलब पीपुल बैंक ऑफ चाइना। ठीक है, पीबीसी पीपुल बैंक ऑफ चाइना क्या करता है, चीन की मुद्रा को जारी करता है। सर्वप्रथम जो कागजी मुद्रा जारी की गई थी वो चीन के द्वारा जारी की गई थी। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम रुपया सिक्का किस शासक द्वारा जारी किया गया? दोस्तों सर्वप्रथम जो रुपया सिक्का है वो शेरशाह सूरी के द्वारा जारी किया गया था। आपको पता है जो इसका चांदी का सिक्का था वो क्या था, रुपया था। ठीक है, रुपया क्या था, इसका चांदी का सिक्का था। शेरशाह सूरी आपको पता है, जब मैंने आपको मिडिल हिस्ट्री पढ़ाई थी तो वहाँ पे मैंने एक चीज़ बताया था आपको कि जो ये क्या करता है, हुमायूं को हराता है 1540 में और 1545 तक 5 साल तक कार्यकाल रहता है इसका। लेकिन इस 5 साल के कार्यकाल में ये भारत में बहुत सी नई योजनाओं को शुरू करता है, चाहे वो डाक पड़ता हो, ठीक है, चाहे वो ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण हो। अगला क्वेश्चन, द पेपर करेंसी एक्ट किस वर्ष लागू किया गया? दोस्तों जब द पेपर करेंसी एक्ट है, द पेपर करेंसी एक्ट किस वर्ष लागू किया गया? तो वो लागू किया गया 1861 में। कब किया गया? 1861 में द पेपर करेंसी एक्ट लागू किया गया, जिसके इस एक्ट के आधार पर जो ब्रिटिश सरकार थी उसने मुद्रा जारी करने का काम सरकार ने अपने नियंत्रण में ले लिया था। सरकार ने कहा क्या कि अब से मुद्रा जारी क्या करेंगे, हम करेंगे। अगला क्वेश्चन, भारत में आरबीआई एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? दोस्तों जो भारत में आरबीआई एक्ट था वो जो जारी किया गया था वो 1934 में लागू हुआ। ठीक है, आरबीआई एक्ट कब बना? 1934 में। और इसी आरबीआई एक्ट के तहत 1 अप्रैल, आगे भी वो बता चुका हूं मैं, 1935 को क्या हुआ, आरबीआई का स्थापना की गई, जिसका वर्तमान में हेडक्वार्टर आपके कहाँ पे है? मुंबई में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आरबीआई द्वारा सर्वप्रथम जारी की गई मुद्रा थी। दोस्तों आरबीआई ने सर्वप्रथम कितने का नोट जारी किया था या कितने अमाउंट की जो मुद्रा थी वो जारी की थी? तो उसने 5 रुपये का नोट जारी किया था जनवरी 1938 में, जनवरी 1938 में। ठीक है, आरबीआई ने सर्वप्रथम कौन सी मुद्रा जारी की थी? 5 रुपये की मुद्रा जारी की थी। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम नोटबंदी किस वर्ष की जाती है? तो दोस्तों भारत में जो सर्वप्रथम जो नोटबंदी थी वो जारी की गई थी आपके कब? 12 अगस्त 1946 को।
1946 यानी देश आज़ाद होने से पहले भारत में सर्वप्रथम नोटबंदी हो चुकी थी 1946 में। भारत आज़ाद भी नहीं हुआ था। 12 अगस्त 1946 को ये नोटबंदी हुई थी, ठीक है। और सर्वप्रथम क्या था कि जब नोटबंदी हुई थी इसमें 1000 और 10,000 इन दो नोटों को क्या किया गया था, बंद किया गया था। 1000 और 10,000 के नोटों को भारत में क्या किया गया था, सबसे पहले बंद किया गया था। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आज़ादी से पहले भारत में किस वर्ष नोटबंदी हुई थी, तो 1946 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, भारत में फिर से 1000, 5000 और 10,000 के नोट किस वर्ष जारी किए गए, तो भारत में 1000, 5000 और 10,000 के जो नोट जारी किए गए वो 1954 में 94 हो गए, 1954 में जारी किए गए। दोस्तों मैंने कहा था कि जो 1000 और 10,000 के नोट बंद हुए थे इनको फिर से जो जारी किया गया 1954 में, जब भारत आज़ाद हो गया था तो उस 1954 में क्या किया गया, भारत में फिर से 1000, 5000 और 10,000 के नोट जारी किए गए। अगला क्वेश्चन, भारत द्वारा दशमलव प्रणाली को किस वर्ष अपनाया गया। दोस्तों भारत में जो दशमलव प्रणाली है, दशमलव प्रणाली को किस वर्ष अपनाया गया, तो वो 1957 में दशमलव प्रणाली को अपनाया गया। 1957 का मतलब है, दशमलव प्रणाली को अपनाया गया मतलब है कि 1 रुपया बराबर 100 पैसे को स्वीकार किया गया, ठीक है। तो जो ये दशमलव प्रणाली है इसको भारत द्वारा 1957 में अपनाया गया। अगला क्वेश्चन, आज़ादी के पश्चात सर्वप्रथम नोटबंदी किस वर्ष की गई, तो दोस्तों आज़ादी के पश्चात जो सर्वप्रथम नोटबंदी की गई, तो दोस्तों आज़ादी के पश्चात जो सर्वप्रथम पहली बार नोटबंदी की गई, तो मैंने बताया आपको कि आज़ादी के पश्चात नोटबंदी कब की गई, वो की गई 1978 में। कब, 1978 में, यानी 16 जनवरी 1978 को आज़ादी के पश्चात, जबकि आज़ादी से पहले जो नोटबंदी की गई वो 1946 में की गई, ठीक है। 2 बार नोटबंदी देख चुके हैं। और जो आज़ादी के बाद नोटबंदी 16 जनवरी 1978 को हुई थी उसमें 1000, 5000 और 10,000 के नोटों को प्रचलन से बाहर किया गया।